नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, प्रोडक्टिव थ्योरी के अगले कॉन्सेप्ट में हम आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आइए हम आज की क्लासेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि क्या वो आपके एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है। और ये आपके एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन फंसने को देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की सीरीज की। तो फर्स्टली हम बात करें तो आपको पहला जो क्वेश्चन है आपके कुछ बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा तो एक बार आप देख सकते हो ठीक से कि पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा जो है स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, एक आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया है और ऑनलाइन क्लास में आपको मैंने एक बार दिखाया भी है इसको। ठीक है, तो आपको मैंने जो चीजें बताई हैं हम उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, एमसीक्यू को कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा जो है स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए कि यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है, ठीक है, एक सरफेस गेज है, गेज का मेजरमेंट जो है मोटाई वटाई इसको मेजरमेंट करने के काम में लाया जाता है इसका। इसके द्वारा स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। स्क्राइबर जो है मेजरमेंट के काम में, जो स्क्राइबर होता है इसको निशान लगाने के काम में लाया जाता है स्क्राइबर। ठीक है ना, स्क्राइबर का उपयोग निशान लगाने के लिए जाता है खरोंच उत्पन्न कर। स्क्राइबर का मतलब खरोंचनी बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो स्क्राइबर का मीन्स हो जाएगा खरोंचनी। ठीक है, मतलब खरोंचने वाला। ठीक है, जैसे कि आपके सुई के सिंह यहाँ पे निशान लगा दो तो ये स्क्राइबर का काम करेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो स्क्राइबर जो होता है इसको पकड़ने के लिए इस यूनिवर्सल सरफेस में क्या व्यवस्था होती है, किसके द्वारा इसको पकड़ा जाता है। तो आपको बता दो, इसमें एक स्नग होता है, इस स्नग के माध्यम से इसको क्या होता है, पकड़ा जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज मैं आपको करा दिया है कि गेज किस प्रकार के गेज होते हैं, कौन कौन से गेज होते हैं। एक सॉलिड गेज होता है, एक आपका एक यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता रखे हैं, आप चाहो तो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता दिया इसमें क्या होगा, स्नग लगा होता है जिसमें आके इस स्ट्रैप को यहाँ पे पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि इसमें स्टैंड होता है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे एक बोल्ट स्नग बोल्ट लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड लगी होती है, इसी में आपका एक स्ट्रैप यहाँ पे लिंक होता है जो कि 90 डिग्री पर, और यहाँ एक साइड इसका नुकीला होता है, वही एक साइड इसकी 90 डिग्री झुकी होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो आपका एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्टेबल होता है। यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल में क्या होता है, यहाँ पे जो वाली जो आर्म होती है इसकी, ठीक है, ये आपकी मूवेबल होती है, मतलब ये भी आगे पीछे हो सकती है। सॉलिड वाले में क्या होता है, ये वाली जो आर्म है इसके जो पिलर होता है, इसका जो पिलर होता है फिक्स होता है। सॉलिड वाले में ये वाला इसका जो पिलर होता है वो फिक्स हो जाता है, ये वाली जो रॉड है वो फिक्स होती है। तो यूनिवर्सल में डाउन और आप इस प्रकार से मूव करती रहती है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, इसलिए किसी भी दिशा में इसको हम घुमा के किसी भी एंगल पे इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। एक आपका सॉलिड सरफेस गेज होता है जो कि क्या करता है, अपनी जगह फिक्स रहता है, उसकी जो आर्म रहती है ये वाली ये फिक्स रहती है, इसको आगे इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्राइबर को। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे कि जो यूनिवर्सल सरफेस क्या होता है और इसमें स्क्रैबर को कहाँ पकड़ा जाता है, किस प्रकार से पकड़ा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे स्नग लगा होता है, इस स्नग में ही क्या इस स्क्रैबर को यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, और मैंने आपको फिगर में पहले दिखा चुका हूं, नहीं तो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए, मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर है और जॉइंट पर जो मटेरियल होते हैं उनको चौकोर बनाना है। कॉर्नर के मटेरियल को चौकोर बनाने के लिए, ठीक, कॉर्नर पर हो सकता है या फिर जॉइंट को भी लगाते हैं, उन कॉर्नर के जॉइंट को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाएगा आपको बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आपको देखिए फ्लैट छेनी दे रखा है, या क्रॉस कट छेनी दे रखा है, या डायमंड पॉइंट छेनी दे रखा है, या हाफ राउंड नोज छेनी दे रखा है। ठीक है, हाफ राउंड नोज। ठीक है, तो जो आपको कॉर्नर वाले जॉइंट होता है, जैसे कोई कॉर्नर किसी का स्टैक कॉर्नर है, किसी कॉर्नर को हमें बनाना है, हमको इसकी ऐसे जो कॉर्नर हमें बनाने होते हैं, हमें इसकी कॉर्नर बनाने हैं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर बनाने के लिए हम बात करें, कॉर्नर बनाने के जिस छेनी का प्रयोग करते हैं वो करते हैं डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट, इसका जो शेप होता है, इसका जो टिप पॉइंट होता है, मतलब ये टिप पॉइंट मान जैसे कि छेनी है, इस छेनी का जो टिप पॉइंट होगा ना,
वो डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप का मतलब इस प्रकार से नीचे जैसे डायमंड की संरचना होती है ना, डायमंड वाली संरचना इस प्रकार से होती है। उस डायमंड की निब की तरह इसका ये वाला पॉइंट होता है, इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो उसकी निब होती है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से डायमंड वाला पॉइंट इसलिए इसकी कॉर्नर को यहाँ पे हम मार के किसी हथौड़े की चोट से इसको हम चौकोर कर देते हैं। ठीक है, किसकी, कौन सी छेनी के द्वारा? छेनी को हम चीजल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चीजल। छेनी को क्या कहते हैं? छेनी को हम कहते हैं चीजल। चीजल कहेंगे या छेनी कहेंगे, बात एक ही है आपकी, ठीक है ना। तो इसको चौकोर बनाने के जिस चीजल का प्रयोग किया जाता है या छेनी का प्रयोग किया जाता है वो आपकी डायमंड पॉइंट छेनी है, डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी आकार के जो रेक्टेंगल जो चौकोर आकृति करते हैं, जो फ्लैटनेस इसको दी जाती है कॉर्नर बनाने के लिए, एक जैसे करना चौकोर बनाने के लिए तुम किसका प्रयोग करेंगे? डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपके ये दो क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, आप लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें इसके द्वारा बिना टूटे बिना टूटे तार खींचे जाते हैं। ठीक है, इसमें धातु के बिना टूटे क्या कहते हैं? तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, धातु के उस गुण का नाम बताइए इसमें बिना टूटे क्या किया जाता है? तार खींचे जा सकते हैं। हमें उस गुण का नाम बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है। कठोरता, ठीक है, कठोरता को हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तन्यता, आघातबद्धता, डी ऑप्शन है आपका एक सामर्थ्य। सामर्थ्य कड़ापन लिख दो, उसको लिखो कड़ापन, कड़ापन। ठीक है ना। बात करते हैं, क्वेश्चन आपका 3rd क्वेश्चन नंबर ये है, धातु के किस गुण का नाम, किस गुण का नाम, सॉरी, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें उसके बिना टूटे तार खींचे जा सकते हैं। मतलब धातु को बिना टूटे हम तार खींच सके, उस धातु के गुण का नाम बताना है जिस गुण के कारण वो धातु जो है उसके पतले तारों को उसके रूप में उसको बेला जाता है। ठीक है, कोई धातु अधिक लंबे तारों के रूप में बेली जा सकती है, कोई धातु थोड़ी सी बेलने पर, थोड़ी सी खींचने पर टूट जाती है। ठीक है, हर धातु का अपना अपना अलग अलग गुण होता है, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसे लोहे को थोड़ा कम खींच सकते हैं,
जैसे कॉपर को कुछ और ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग धातुओं के अलग अलग प्रकार के तार बनाए जा सकते हैं। सोने को थोड़ा सा और ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आभूषण भी बना सकते हैं पतले पतले वायरों के। तो हर धातु की अपनी अपनी आघात वरीयता होती है। जैसे सोने की सबसे सॉरी क्या कहते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर गुण होते हैं जिसपे जिसके द्वारा हम तार बना सकते हैं, उसके हम तार बना सकते हैं। ठीक है, पतली से पतली धातु रूप में उसको बिलोया जा सकता है इसको। ठीक है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो साथ ही आपको बता दूं कि धातु को वह गुण जिसके द्वारा हम धातु को पतले से पतले शीटों के रूप में बेल सकते हैं, या पतले से पतले तारों के रूप में बेल सकते हैं। तारों के रूप में बेल सकते हैं, वह वो जो धातु का गुण कहलाता है वो आपका तन्यता कहलाता है। क्या कहलाएगा? तन्यता। तो ये आपका जिसका जो गुण होगा वो आपका तन्यता कहलाएगा। इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको हम। जो आपका डक्टिलिटी होता है ये आपका तन्यता कहलाता है। ठीक है, इसमें हम धातु को तारों के रूप में बेल सकते हैं, तो धातु को वह गुण जिसके द्वारा हम धातु को तारों के रूप में बेल सकते हैं वो गुण क्या कहलाएगा? आपका तन्यता कहलाएगा। ठीक है, बात कर देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है आघातबद्धता। इसको हम इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी कहा जाता है आघातबद्धता को। तो जो मेलेबिलिटी क्या होती है बेटा, तो जो मेलेबिलिटी जो होती है, धातु को वह गुण जो होता है जिसमें धातु को पतली से पतली शीटों के रूप में बेला जा सकता है। ठीक है, कोई धातु कितनी कम से कम पतली शीटों में, कितनी से कम पतली बेली जा सकती है, कितने से कम उसकी पतली शीट बनाई जा सकती है, वो जो गुण होगा वो आपका आघातबद्धता कहलाता है। ठीक है, हर धातु का अपना गुण होता है। कोई बहुत ज्यादा पतली शीटों में बेला जा सकता है, कोई बहुत कम पतली शीटों में बेला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सोने को हम सबसे पतला से पतला कर सकते हैं, पतली से पतली परत में तोड़ सकते हैं, उसकी आघातबद्धता सबसे अधिक होती है सोने की। ठीक है, उसकी तन्यता भी सबसे अधिक होती है। तन्यता और आघातबद्धता दोनों ही सोने की सबसे अधिक पाई जाते हैं। ठीक है, अन्य धातु की तुलना में अन्य धातु की बात करें तो अन्य धातु उससे कम होती है। ठीक है, तो आघातबद्धता क्या होती है, जिसको हम किसी भी धातु मतलब आघातबद्धता क्या हो जाएगी? आघातबद्धता धातु को वह गुण है जिसमें धातु को पतली से पतली शीटों में बेला जा सके, वह गुण क्या कहलाएगा? आपका आघातबद्धता कहलाएगा। ठीक है, कड़ापन। कड़ापन क्या होता है? दो वर्ड आते हैं, कड़ापन आता है, कठोरता होता है। कड़ापन एक कठोरता को हम बात करें उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें उसको हार्डनेस कहेंगे, हार्डनेस कहते हैं। और इसको हम बात करें उसको हम कहते हैं टफनेस कहते हैं, इसको कहते हैं टफनेस। एक टफनेस होता है, एक आपका हार्डनेस होता है। ये दोनों वर्ड लगभग दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मीन्स होता है बेटा। ठीक है, इन दोनों का अपना अपना मीन्स है, इन दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है, अलग अलग इसका मीन्स होता है। ठीक है, कड़ापन क्या होता है और टफनेस क्या होता है? ठीक है, हार्डनेस। कड़ापन की पहले बात कर। कड़ापन जैसे आपने कुर्सी के एक मान प्लास्टिक की कुर्सी आपने रखी होगी। ठीक है, और उसको आप पुश करोगे, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी पर रखी है, आप उसके जो हाथ वाली जो बाजू होती है उसको अगर प्रेस करोगे तो आप देखोगे वो थोड़ा सा क्या हो रहा, दब रही होगी। ठीक है, कोई धातु ऐसी इसी प्रकार से लोहे की ले लो। ठीक है, लोहे की उसको दाबो तो वो आपको वहां पे नहीं दबेगी। ठीक है, तो हम इसी के आधार पर इसको डिफाइन करते हैं। तो कड़ापन जो होता है, यार कोई धातु है अगर दब जाए, मतलब थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, मतलब उस करने पर बल लगाने पर उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, मतलब वो दब जाए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे थोड़ा सा कम कड़ापन है उसके अंदर। ठीक है, तो ये धातु को वह गुण है इसके द्वारा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को तय किया जाता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को तय करता है कि कड़ापन जो उसमें कितना ज्यादा उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ऊपर नीचे हो पा रही नहीं हो पा रही है, उसमें स्ट्रेंसिंग जनरेट हो पा रही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये बताती है कि कड़ापन जो आपका कड़ापन हो गया है, इसको हम टफनेस कहते हैं। हार्डनेस क्या होता है कि हार्डनेस क्या बताती है? हार्डनेस इंप्रेशन को बताती है। हार्डनेस बताती है इंप्रेशन मतलब निशान को। ठीक है, कोई धातु पर हम निशान लगाए, जैसे कि मैं इस पे बोर्ड पर खुरचूं तो इस पर अगर नाखून के निशान से खुरचूं तो इस पर निशान नहीं लगा पा रहा मैं, तो इसका मैं कहूंगा इसकी क्या है हार्डनेस, इसकी क्या है हार्ड है। यदि यही इसी जगह मोम का कुछ होता तो मोम के ऊपर में निशान लगाऊं तो हम कहेंगे इसकी हार्डनेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है इसकी हार्डनेस। ठीक है, क्यों? उसमें मेरा निशान बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मेन डिफरेंस होता है कि कड़ापन क्या बताता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है, वो कितना ऊपर नीचे हो पा रहा है, दबाने पर वो कुछ ऊपर या नीचे डाउन अप डाउन कर रहा है नहीं कर रहा है। और जो कठोरता क्या बताती है? कठोरता बताती है हमें, कठोरता जो है वह बताती है इसमें इंप्रेशन को बताती है। ठीक है, क्या ये निशान को विरोध कर रहा है, किसी भी बल का विरोध कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जैसे इस पे मैं निशान लगा तो इस पे निशान नहीं लगा पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मेरे बल का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो इसको बताती है हार्डनेस। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? धातु का वह गुण जिसके तार के रूप में बेल सकते हैं वो आपका तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहते हैं इसको हमको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिलर गेज का उपयोग क्या है? फिलर गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, ऊंचाई मापन में, ऊंचाई मापन में। ऑप्शन बी, चौड़ाई मापन में, चौड़ाई मापन में। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, लंबाई मापन में, लंबाई मापन में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मिलने वाले, मिलने वाले भागों, भागों के बीच, के बीच, के बीच गैप की जांच करने में, गैप की जांच करने में। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन का क्वेश्चन है फिलर गेज का उपयोग क्या है। ठीक है, फिलर गेज का उपयोग क्या है, हमें बताना है कि फिलर गेज होता है उसको किस लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये चौड़ाई मापने में लिखा है, चौड़ाई मापन में या मापने, चौड़ाई मापन में। ठीक है, तो फिलर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको बता वो फिलर गेज क्या होता है, इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। मैंने वो इसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती है, इसी में, इसी छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है, इसी में, इसी के अंदर बहुत सारी पत्तियां होती हैं यहाँ पे। इसमें अलग अलग ये पत्तियों की जो मोटाई होती है वो अलग अलग शेप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट पत्तियां जो उसमें होती हैं वो अलग अलग मोटाई की होती हैं, अलग अलग गेज की होती हैं। इसमें जो पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, इसकी जो लीव्स होती हैं, ये पत्ती हैं, वो अलग अलग मोटाई की, अलग अलग मोटाई की साइज की होंगी। तो ये क्या करती है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई अंदर इसके अंदर गैप है, मान के यहाँ पे कोई इसमें नट बोल्ट के साथ में लगाया गया है और यहाँ पे कोई गैप है इसके बीच में, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर कोई बीच में गैप है, मान के ये गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर हमें ये गैप की पता करना है, ये गैप कितना है, ठीक है, हमें इस गैप को पता करना है, ये गैप कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलर गेज का उपयोग करते हैं। इसकी पत्तियां उठाएंगे, पत्तियों को यहाँ पे इसको अंदर डालेंगे, जहाँ पे पत्तियां जो सबसे ज्यादा टाइट हो जाएगी, वही क्या उसकी, इसके बीच का गैप निकल के आ जाएगा यहाँ से हम। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर्स यहाँ पे लिखे, डिफरेंट साइज की यहाँ पे पत्तियां होती हैं फिलर गेज में, वो पत्तियों को इसके अंदर एंटर किया जाता है, और जिससे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या गैप को हम काउंट कर सकते हैं, गैप कितना होगा इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि मिलने वाले भागों के बीच में गैप की जांच करना, ये फिलर गेज का काम है। ठीक है, क्या है इसका, इसका काम क्या है, दो मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना, ये फिलर गेज का काम है। ठीक है साथियों, आप चाहे तो देख सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 ये है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के समीप लाने के लिए किस किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, किस फाइल का का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल। बी ऑप्शन है कर्व कट फाइल, कर्व कट फाइल। ठीक है। डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सेकंड कट फाइल, सेकंड कट फाइल। ठीक है ना। और डी ऑप्शन है आपका डबल कट फाइल, डी ऑप्शन डबल कट फाइल, डबल कट फाइल। ठीक है। तो किस जॉब का मतलब किस फाइल का प्रयोग जो है जॉब को फिनिश्ड फाइल साइज के आकार में लाने के लिए किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट बन चुका है, बस हमें उसकी फिनिशिंग करनी है। क्या करनी है? फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब उसको चमकाना है। ठीक है। तो उसको किस फाइल के द्वारा चमकाया जाएगा, उसकी फिनिशिंग की जाएगी। ठीक है। तो आपको जिसके दांते जो ज्यादा पास पास होंगे, ठीक है, मतलब जिसमें दांते होंगे नजदीक नजदीक होंगे, ठीक, वो उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, फाइल को फिनिशिंग करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें जो सबसे ज्यादा नजदीक दांते जो देखने को मिलेंगे सेकंड कट फाइल में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको फाइल के टाइप्स बताए हैं, और फाइल कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, कौन क्या किस प्रकार से कार्य वर्क करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। फिलहाल की बात करते हो, आपको बता दूं कि इसमें जो सेकंड कट जो फाइल होती है उसमें ज्यादा नजदीक नजदीक इसके टीथ होते हैं। टीथ का मतलब इसमें जो लाइनिंग खींची होती है उसको हम टीथ कहते हैं। फाइल के टीथ जो लाइनिंग खींची इनको क्या कहते हैं, फाइल के टीथ कहा जाता है इनको। ठीक है। फाइल के टीथ कहा जाता है इनको, किनको, इन लाइन जो लाइन खींची हुई है उनको। ठीक है ना। तो इन जो फाइल की जो टीथ है ना, इन टीथों को क्या कहते हैं हम लोग, टीथ, सॉरी, जो लाइन खींची हम टीथ कहते हैं। अब इसमें जो क्या होती है, सेकंड कट फाइल में जो दांते होते हैं दोनों तरफ से खींचे होते हैं, दोनों तरफ से खींचे होते हैं, और उसके दांते बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। सेकंड कट फाइल के अंतर्गत। ठीक। तो इसका जो इसमें जो फिनिशिंग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है कौन सी होती है, सेकंड कट फाइल होती है, जो फिनिशिंग के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी जॉब को बनाने के बाद उसकी जो फिनिशिंग की जाती है, उसको चमकाया जाता है, घिसाई की जाती है उसकी। ठीक है। तो जो वो फाइल प्रयोग की जाती है सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है बेसिकली। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।